नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 12वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? पहला आपका नेटस्केप, दूसरा है मोज़िला, तीसरा है सफारी, चौथा है आउटलुक। तो यहाँ पर आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है आउटलुक आपका ब्राउज़र नहीं है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त मुफ्त ईमेल एवं कैलेंडर सेवा का नाम है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है चौथा। आपका अगला क्वेश्चन है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? पहला है भूटान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है मालदीव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है नेपाल। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है नेपाल। नेपाल के तराइन क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को मधेसी समुदाय के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो मधेसी हैं वह भारतीय मूल के लोग हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है शेखर कपूर, दूसरा है हरपाल सिंह कुमार, अगला है आपका देवेंद्र सिंह और तीसरा है सुंदर पिचाई। अगला है आपका सुंदर पिचाई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा हरपाल सिंह कुमार। हरपाल सिंह कुमार, यहाँ पर हरपाल सिंह कुमार कैंसर रिसर्च यूके के सीईओ हैं। इन्हें वर्ष 2016 में नववर्ष सम्मानों के अंतर्गत ब्रिटिश महारानी द्वारा नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती। बल्ब, सूर्य, लैंप और मोमबत्ती। पहला है सभी मोम के बने हैं, दूसरा सभी बिजली पर काम करते हैं, तीसरा सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं और चौथा है सभी रोशनी के स्रोत हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी मोम के नहीं बने हुए हैं, इस प्रकार से यह क्या हुआ है आपके गलत। दूसरा है कि सभी बिजली पर काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लैंप और मोमबत्ती को देख सकते हो, बिजली पर कार्य नहीं करते हैं। अगला है सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं। तो सूर्य को छोड़कर बाकी दुकानों पर उपलब्ध है, तो इस प्रकार से सभी नहीं हो सकते हैं। और चौथा आपका है कि सभी रोशनी के स्रोत हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है चौथा कि ये सभी के सभी रोशनी के स्रोत हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो पहला आपका है बुडापेस्ट, दूसरा है आपका सिकंदरिया, तीसरा है बगदाद और चौथा है आपका लंदन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सिकंदरिया। दूसरा आपका सही ऑप्शन है सिकंदरिया। सिकंदरिया को अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्री तटीय नगर अलेक्जेंड्रिया मिस्र का एक प्राचीन नगर है जो भूमध्य सागर के तट तथा नील नदी के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ पर बुडापेस्ट डेब्यू नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया शब्द सिकंदरिया के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। आपका है कि मोबाइल फ़ोन परीक्षा के समय खतरा बनते जा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी अक्सर उन्हें परीक्षा हाल में ले जाते हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड को विद्यार्थियों और निरीक्षकों को परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फ़ोन ले जाने से रोकने में कठिनाई हो रही है। दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहला है आपका कि विद्यार्थी और अध्यापक की एक दूसरे के साथ मिलीभगत। दूसरा है आपका परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन के प्रवेश की जांच करने में कोई उचित प्रणाली नहीं है। तीसरा है आपका राज्य शिक्षा बोर्ड समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। चौथा है परीक्षा केंद्रों में नेटवर्क जैमर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे उचित ऑप्शन होता है आपका दूसरा कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फ़ोन के प्रवेश के जांच करने की कोई उचित प्रणाली नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा।
आपका अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है आपका आर्द्रता मापी, दूसरा है आपका हाइड्रोमीटर, तीसरा है आपका हिप्सोमीटर और चौथा है आपका फैथोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, हाइड्रोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ निष्कर्षों के साथ नीचे दिए गए कथन दिया गया है। कथन है आपका कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों पाने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा न करें, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। निष्कर्ष में दिया है कि महिला को अपना मस्तिष्क लगाना चाहिए, महिला को अपना मस्तिष्क लगाना होगा, क्योंकि उनका सशक्तिपूर्ण राज्य द्वारा नहीं हो सकता है। दूसरा है आपका कि महिला को सशक्तिकरण के लिए कानून की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पता लगाए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन होता है केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 2 नदियों का, दूसरा है 3 नदियों का, तीसरा है 4 नदियों का और चौथा है 5 नदियों का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आप सबने पता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, IRS 1A भारत का, पहला ऑप्शन है आपका पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था, दूसरा इसमें इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह था, तीसरा है आपका पहला विशेष शैक्षिक उपग्रह था और चौथा है आपका पहला भारतीय पीको उपग्रह था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला, कि पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। यहाँ पे IRS देश का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए विकसित भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली श्रृंखला के तहत IRS 1A पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला आपका मीथेन, दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ऑक्सीजन, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1024 GB किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 EB, दूसरा है आपका 1 PB, तीसरा है आपका 1 TB और चौथा है आपका 1 ZB। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, कि 1024 GB 1 TB के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, PC को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? पहला है आपका राउटर, दूसरा है आपका टेलीफोन, तीसरा है आपका लैन, चौथा है आपका सर्वर। तो यहाँ पर PC को नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, उसका नाम है राउटर। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है पहला। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 6.5 से 6.35 से 6.45, दूसरा है आपका 5.35 से 5.45, तीसरा है आपका 7.35 से 7.45 और चौथा है 8.35 से 8.45। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, कि 7.35 से 7.45। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस समय साक्षरता दर के अनुपात का लगभग कितनी आबादी लगाया गया था? मतलब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार के समय साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? आपका ऑप्शन है 74%, दूसरा है 86%, तीसरा है आपका 65% और चौथा है आपका 51%। तो यहाँ पर वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका है पहला।
आपका अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पहला आपका है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, दूसरा आपका है 20 हर्ट्ज से कम, तीसरा है आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा और चौथा है कोई बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। यहाँ पे होता है जिन ध्वनि तरंगों को सुना नहीं जा सकता उन्हें अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। 20 से 20 किलो हर्ट्ज की श्रव्य 20 से यहाँ पे होता है कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है उसे हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाले तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पहला आपका है फोटोवॉल्विक सेल का, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, तीसरा है परावैंगनिक किरण, चौथा है परमाणु विखंडन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला फोटोवॉल्विक सेल। आपका अगला क्वेश्चन है मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी। पहला ऑप्शन है आपका उर्दू, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है अरबी, चौथा है फारसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका चौथा फारसी। मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा फारसी थी। राजकाज का संचालन भी फारसी भाषा में होता था। आपका अगला क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, दूसरा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तीसरा है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर और चौथा है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चौथा प्रोटॉन संख्या के बराबर। यहाँ पर होता है एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है पिच ब्लड किससे संबंधित है। पिच ब्लड किससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है आपका थोरियम और चौथा है आपका प्लूटोनियम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है यूरेनियम। पिच ब्लड नाभिकीय धातु यूरेनियम का अयस्क है। आपका 21 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की सबसे बड़ी घाटी के नाम से जानी जाती है। पहला है आपका गोदावरी घाटी, दूसरा है दामोदर घाटी, तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है सिंधु घाटी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पहला है प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा है आपका प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और चौथा है पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे पीडीएफ का पूरा नाम आता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है। पहला है चेन्नई, दूसरा है आपका मैसूर, तीसरा है आपका जयपुर और चौथा है हैदराबाद। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए मैसूर में कोई तारामंडल स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है मैसूर। आपका अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी क्या है। पहला ऑप्शन है आपका बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, दूसरा है आपका बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, तीसरा है आपका बड़ी आबादी में के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, चौथा है हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन को हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। पहला है आपका मधुमक्खी पालन, दूसरा है पौधों का विकास, तीसरा है रेशम कीड़ों का पालन और चौथा है मत्स्य पालन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा रेशम कीड़ों का पालन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। पहला ऑप्शन है आपका 26 अगस्त 1950, दूसरा है 26 अगस्त 1947, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 26 जनवरी 1948।
तो आपको पता है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और इसी दिन भारतीय संविधान के शुरुआत की तारीख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के स्वरूप में मानी जाती है। पहला आपका है प्रोटीन रेजिसाइटिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, दूसरा अगला आपका है केरल में 4 नई मछली की प्रजाति और चौथा है आपका भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजाति। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। पहला आपका है लोहा, दूसरा है आपका सीसा, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है तांबा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सीसा। वायुमंडल में सीसा की अधिक मात्रा की उपस्थिति में उसके प्रदूषण का कारक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। पहला है आपका फ्रंटल, दूसरा है आपका जांघ की हड्डी, तीसरा है रिब्स, चौथा है टखने की हड्डी। तो छाती के आसपास की हड्डियों को हम रिब्स बोलते हैं, छाती के आसपास की हड्डियों को हम रिब्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा। यह आपने पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का 12वां टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज के जरिए मैं आप लोगों को कुल 30 टेस्ट सीरीज कराऊंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछे गए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। और किस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना है इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं डालता हूं कि आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहां पे प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के भी नोट्स मिलते रहेंगे। तो यदि अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था। भारत के पहले यान को कब लॉन्च किया गया था। आपका पहला ऑप्शन है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है आपका 2009 और चौथा है 2010। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा 2008। चंद्रमा के लिए भारत का पहला अभियान चंद्रयान प्रथम था। उसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C2 के जरिए भेजा गया था। तो इस तरह से आज का यह क्वेश्चन सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं टेस्ट सीरीज 13 में जल्दी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।